आपके समक्ष आज विश्व इतिहास के संदर्भ में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस का एक बहुत ही खास भाग है और मुख्य परीक्षा में इसका इतिहास विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। तो आइए सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम ये देखें कि यूपीएससी सिलेबस के द्वारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री को रखा गया है उसके बारे में सबसे पहले हम विचार करते हैं कि विश्व इतिहास के किन किन घटनाओं को यूपीएससी ने अपने सिलेबस के अंतर्गत स्थान दिया है। यदि आपने सिलेबस देखा होगा यूपीएससी का इतिहास का, तो आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें जिन घटनाओं को रखा गया है उसमें पहला घटना यह है, द इवेंट्स ऑफ द मिड 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के मध्य में या उसके बाद घटित होने वाले घटनाओं का जिक्र करना है। उसमें सबसे पहला है, यदि हम देखेंगे मिड 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसे कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। इसके बाद द अमेरिकन रेवोल्यूशन जिसे हम अमेरिकी क्रांति कहते हैं। यानी कि मिड 18th सेंचुरी में आपको दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है जिसका उल्लेख सिलेबस में किया गया है। ठीक है, ये यूपीएससी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री को रखा गया है उसका सिलेबस का पहला यूनिट यही है, इवेंट्स ऑफ द मिड 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देन द अमेरिकन रेवोल्यूशन। दो क्रांतियों के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो सेकेंड घटना है उसमें द रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, इस टॉपिक में आपको दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है। इसमें पहला है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली का एकीकरण, और दूसरा घटना है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। यानी कि ये चार टॉपिक हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, द अमेरिकन रेवोल्यूशन नंबर 2, यूनिफिकेशन ऑफ इटली नंबर 3 एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नंबर 4। अब सिलेबस में जो अगला टॉपिक है यानी कि नंबर 3, वह है वर्ल्ड वॉर्स
यानी कि विश्व युद्ध, इसमें आपको नंबर 1 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक, ये पहला टॉपिक है। और दूसरा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय महायुद्ध 1939 से लेकर के और 1945 तक, इन 2 वॉर्स के बारे में अध्ययन करना है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो चौथा टॉपिक है उसमें उल्लेख किया है द पॉलिटिकल फिलोसॉफीज। द पॉलिटिकल फिलोसॉफीज यानी राजनीतिक दर्शन, जैसे कैपिटलिज्म पूंजीवाद, सोशलिज्म समाजवाद एंड कम्युनिज्म साम्यवाद, इन तीनों विचारों के बारे में अध्ययन करना है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। और इसी में आगे दिया है इट्स फॉर्म एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। ऑन सोसाइटी यानी कि इनका प्रकार क्या है, इन विचारों का प्रकार क्या है, और फिर समाज पर इनका क्या प्रभाव है, यानी समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। यही आपका सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, यही सिलेबस है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। यानी कि जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है इतिहास का, उसमें आप देखेंगे कि इतिहास के 3 सेगमेंट को रखा गया है। पहला हो गया मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया हो गया, ठीक, आधुनिक भारत, अब प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, दूसरा सेगमेंट रखा है वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरा सेगमेंट रखा है आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज, कला, संस्कृति एवं विरासत। ये आपका इतिहास का, हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस है। इतिहास का मेंस का यह सिलेबस है, ठीक है। तो आज हमारा जो इंटरैक्शन का विषय है, जो डिबेट का विषय है, जो बातचीत का विषय है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, ठीक है। अब दूसरी बात, यदि हम विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि उनके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, तो हम पाते हैं कि जीएस फर्स्ट पेपर में, जीएस फर्स्ट पेपर में लगभग 250 अंक का सवाल आते हैं। 250 अंक का सवाल आते हैं। उस 250 अंक में आप देखेंगे कि इतिहास का जो शेयर होता है, इतिहास का शेयर होता है लगभग 115 से लेकर के 125 के बीच में होता है। 115 से 125 के बीच में होता है। और शेष भाग जो होता है वह भूगोल का होता है, ज्योग्राफी का होता है और इंडियन सोसाइटी का होता है, भारतीय समाज का होता है। क्योंकि जीएस फर्स्ट पेपर में इन तीनों को रखा गया है, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड हिस्ट्री।
तो 250 में इतिहास का जो शेयर है, रेशियो है, वो लगभग 150 अंक से लेकर के 125 अंक के बीच में होता है प्रत्येक साल। अब हम देखेंगे कि 115 से 125 के बीच में जो अंक का सवाल आता है, जो मार्क्स का सवाल आता है, उसमें सबसे अधिक रेशियो होता है इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास का। इसका रेशियो सबसे अधिक होता है। आप मानकर चलिए इसका रेशियो लगभग 60% होता है, 60%। 115 से 125 अंक के सवालों में जो मॉडर्न इंडिया है उसका रेशियो 60% होता है। और इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है। इन दोनों का रेशियो लगभग 20% होता है, 20% इसका और 20% इसका, यानी 60, 20 और 20 पूरे 100। ठीक है, लेकिन इस 20% का भी महत्व है। आपकी सफलता में इस 20% का भी महत्व है। मैं तो कहूंगा कि 1% का भी महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं केवल 1 नंबर के लिए, आधे नंबर के लिए। यहां तो 20% बहुत है। सफल होने के लिए 1% भी कभी काफी होता है। और इसलिए आज हमारा विषय होगा विश्व इतिहास के संदर्भ में हम कैसे बेहतर तैयारी करें, हम कैसे अध्ययन करें ताकि हमको अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, अब हम आते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इन वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका नेचर क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका क्या प्रकृति है। पिछले हम देखते हैं 2013 से, क्योंकि 2013 से ही मुख्य परीक्षा में आधुनिक भारत के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी रखा गया है। 2013 से लेकर और 2019 के बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री से कुल 12 क्वेश्चन आए हैं। 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से लेकर के 2019 के बीच में। यदि हम 12 प्रश्नों पर विचार करते हैं, उनका नेचर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सामान्य तौर पर 3 तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। मीन्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाय 3 डिफरेंट डायमेंशन। पहला है, कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो एक विशेष घटना पर आधारित हो, जो एक विशेष घटना पर आधारित, विशेष घटना पर आधारित, एक विशेष घटना पर आधारित है। जैसे 2013 में, 2013 में एक सवाल पूछा है कि द अमेरिकन रेवोल्यूशन was a revolt against mercantilism. Comment 2013 में पूछा है कि द अमेरिकन रेवोल्यूशन was a revolt against mercantilism। यानी यह सवाल
विशेष तौर पर एक घटना को केंद्र में रखकर पूछा गया है। इन दिस क्वेश्चन द मेन इवेंट seems to be the American Revolution. And so in this question, you have to write how American Revolution was against mercantilism. यानी कि इस सवाल में आपको दो बातों का उत्तर देना है। नंबर 1, व्हाट इज मर्केंटिलिज्म? इसको हिंदी में हम कहते हैं वाणिज्यवाद कहते हैं, हिंदी में इसे वाणिज्यवाद कहते हैं। तो आपको बताना है इस सवाल में कि व्हाट इज मर्केंटिलिज्म, और दूसरा उस क्वेश्चन का दूसरा भाग होगा, उसमें बताना है कि हाउ अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज अपोजिंग मर्केंटिलिज्म। अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद को, मर्केंटिलिज्म को कैसे विरोध कर रही है। यानी यह सवाल जो है इट इज बेस्ड ऑन ए सिंगल और ए पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 2013 से लेकर 2019 के बीच में सामान्य तौर पर कुछ ऐसे क्वेश्चन किए गए हैं जिसमें दे हैव फोकस ए पर्टिकुलर इवेंट, एक खास घटना को फोकस किया है। इसके बाद आप देखोगे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिनका संबंध दो घटनाओं से है। उसमें दो घटनाएं हैं, 2 इवेंट्स, 2 घटनाएं, और दोनों घटनाओं को मिला करके, संयुक्त करके, कंबाइंड करके एक प्रश्न बनाया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि 2015 में एक सवाल आया है, 2019 में एक सवाल आया है कि सवाल है द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन jointly led the foundation of modern world. Modern world. ये सवाल है 2019 में, जिसका रिजल्ट अभी आया है, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं 2020 का। अब देखिए 2019 में जो सवाल पूछा है, इन दिस क्वेश्चन दे हैव प्लेस्ड 2 इवेंट्स, वन वॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द सेकेंड वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। It means the American Revolution, which took place in 1776 near Atlantic, and the French Revolution belongs to Europe. It belongs to Europe. यानी कि इस प्रश्न में एक अटलांटिक के पास होने वाली घटना और दूसरा यूरोप में होने वाली घटना, दोनों को ज्वाइंटली आपस में मर्ज किया है और इसके बाद प्रश्न बनाया है। देखिए, द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन jointly led the foundation of modern world. आधुनिक विश्व के नींव रखने में अमेरिकी और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या योगदान दिया।
यानी कि जो दूसरा सवाल है यूपीएससी में, जिसका जो नेचर है, उसमें दो घटनाओं को एक साथ मर्ज करके सवाल पूछा गया है। मैंने कहा कुछ सवाल ऐसे आए हैं जो सिंगल इवेंट पर आधारित हैं, कुछ सवाल ऐसे आए हैं जिनको दो घटनाओं को एक साथ जोड़ करके बनाया गया, और इसके बाद आप देखोगे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जिनको करंट से जोड़ा गया है, जिनको करंट से जोड़कर पूछा गया है। यानी तीसरे तरह का जो सवाल है, उस सवाल को करंट के साथ, करंट अफेयर के साथ जोड़ करके पूछा गया है। जैसे 2015 में, 2015 में एक सवाल आया है, 2015 में एक सवाल आया है जिसमें पूछा है कि हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, the industrial revolution first occur in England, and how did it leave impact on British society, on the British society। इसके बाद इसी में जोड़ा है कि the current society of India, the current society of India could be the current society of India could be compared with the British society of the period of industrial revolution, ये सवाल 2015 में आया है। पढ़िए इसको। हाउ डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट occur in England, and how did it leave impact on the British society, इसके बाद the current society of India could be compared with the British society of the period of industrial revolution। यानी प्रश्न का मांग है कि सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, और औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश समाज को कैसे प्रभावित किया। ये क्वेश्चन का पहला भाग है। उसी में अगला भाग कहता है कि वर्तमान भारतीय समाज को हम औद्योगिक क्रांति के समय के ब्रिटिश समाज से तुलना कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न में प्रश्न बनाने वाले ने दो घटनाओं को साथ में जोड़ा है। एक है उस समय का, यानी कि 18वीं सेंचुरी का,
और दूसरा है वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में, दोनों को जोड़ करके बनाया है। तो यू हैव सीन, आपने देखा कि 2013 से 19 के बीच में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका स्वरूप 3 तरह का है। पहला क्या है, एक विशेष घटना को फोकस करके पूछना। दूसरा क्या है, 2 घटनाओं को साथ में ज्वाइंट करके पूछना। और तीसरा है कि पहले के घटनाओं को वर्तमान से जोड़ करके पूछना। अब आगे क्या आएगा इसके बारे में हम बताएंगे आगे, ठीक है। लेकिन पिछले 6 सालों में 7 सालों में जो प्रश्नों का नेचर है वह इस बात की ओर संकेत करता है, इंडिकेशन करता है कि उनका प्रश्न करने का तरीका यही होगा, ठीक है। अब आइए, मेरा अगला जो है विषय होगा कि हाउ टू अप्रोच दिस सिलेबस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि हम विश्व इतिहास का जो सिलेबस है, जो उसमें उल्लेखित घटनाएं हैं, उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और पढ़ते समय किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व इतिहास कुछ नहीं है, यह केवल एक्सप्रेशन ऑफ एनलाइटेंड आइडियाज है, एनलाइटेंड आइडियाज है। विश्व इतिहास कुछ नहीं है बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ एनलाइटेंड आइडियाज है, यानी यह केवल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, पर्सन, प्लेस, डेट्स नहीं है। विश्व इतिहास वास्तव में घटनाओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का और तिथियों का, अवधियों का केवल संग्रह नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ enlightened ideas. You may call world history is basically the manifestation of enlightened ideas. यानी विश्व इतिहास प्रबुद्ध विचारों का अभिव्यक्ति है, उसका स्पष्टीकरण है और कुछ नहीं है। What I mean to say? I mean to say that once you go through world history, once you make a journey through the world history, you have to focus on the basic ideas, on the basic ideas, on the basic philosophy, which is instrumental behind every change, every events. आपको विश्व इतिहास का जब अध्ययन करना है तो आपको उन विचारों पर, उन दर्शनों पर विशेष ध्यान रखना होगा जो प्रत्येक घटना के पीछे सक्रिय हैं, उन्हीं का भूमिका है। उन विचारों को जमीनी आधार देने के लिए, उन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, उन विचारों को लागू करने के लिए घटनाएं घटित हुई है और इसके लिए मेरे पास साक्ष्य भी है।
मेरे पास एविडेंसेज है, I can say with legitimacy that whatever the events took place in world history, they are basically expression of some particular ideas, some particular philosophy. विश्व इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई है, वास्तव में उनके पीछे एक दर्शन है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा को ही आप देखोगे मूर्त रूप देने के लिए, यथार्थ में बदलने के लिए घटनाएं घटित हुई है। और ध्यान रखिए, जो यूपीएससी का प्रश्न है वह बहुत ही सारगर्भित होता है, बहुत वैचारिक होता है। और जो यूपीएससी के कॉपियों का जो मूल्यांकन करने वाले लोग होते हैं, जो आपके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते हैं, जो आपके आंसर को देखते हैं, वे साधारण लोग नहीं होते हैं, काफी सीनियर होते हैं, बड़े प्रोफेसर होते हैं। उनके पास ज्ञान का अथाह सागर होता है, क्योंकि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के सबसे क्रीम पद आपको प्रदान किए जाते हैं। इसलिए इस परीक्षा में जो मूल्यांकन होता है वह प्रत्येक विषय के जो सीनियर लोग होते हैं, काफी अनुभवी होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनके द्वारा आपका आंसर का जांच किया जाता है। और इसलिए उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनसे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको अपने आंसर को काफी जो है गहरा बनाना होगा, काफी सरगर्भित बनाना होगा, काफी वैचारिक बनाना होगा। क्योंकि यदि आपके आंसर में विचार नहीं है, आइडियाज नहीं है, तो आपको अंक मिलने वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा। और इसलिए मेरा पहले से अपील है कि यू हैव टू फोकस ऑन द आइडियाज, ऑन द philosophies which becomes momentous behind every change। प्रत्येक चेंज के पीछे उनका एक सक्रिय भूमिका होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, आप देखोगे एक तानाशाह है, आप नाम सुने होंगे, उसका नाम है नेपोलियन। उसका नाम है नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का तानाशाह है, बाद में राजा बनता है। नेपोलियन ने कहा, इफ रूसो was not born, if Rousseau was not born, the French Revolution would not have taken place। नेपोलियन ने कहा कि यदि रूसो पैदा नहीं होता, तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि इट वॉज रूसो whose ideas brought French Revolution in 1789। इसका साफ अर्थ है कि बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन it was the Rousseau philosophy। Means by French Revolution the French people were desiring
to bring about the Rousseau philosophy in France. इसका साफ साफ अर्थ है कि फ्रेंच क्रांति के माध्यम से, फ्रांस की क्रांति के माध्यम से वहां के लोग रूसो के विचारों को यथार्थ में तब्दील करना चाहते थे, यथार्थ में परिवर्तित करना चाहते थे। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ विचार, आइडियाज, फिलॉसफी। क्योंकि नेपोलियन इस बात को स्वीकार करता है कि फ्रांस में क्रांति इसलिए हुई क्योंकि वहां क्रांति के लिए एक विचारधारा था, वहां पर रूसो को लाना है। और रूसो को लाने के लिए लोगों ने क्या किया कि लुईस 16 का विरोध किया, जो फ्रांस का राजा था, कि हम चाहते हैं डेमोक्रेसी। यानी कि रूसो क्या कहता है? रूसो डेमोक्रेसी की बात करता है। रूसो का सिद्धांत है जनरल विल, जनरल विल, जिसको हिंदी में हम समान इच्छा कहते हैं। रूसो प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ जनरल विल, that is democracy. And just to make this general will a reality, the French people opposed Louis XVI, who was a despotic monarch of France, जो फ्रांस का निरंकुश राजा था। It means in order to understand the French Revolution, you have to first understand the Rousseau philosophy. Without having insight about Rousseau philosophy, you are not supposed to have insight about French Revolution. Means it seems to be a synchronization between the Rousseau philosophy and the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन और रूसो के दर्शन में एक संबंध दिखता है, प्राकृतिक संबंध दिखता है। इसलिए मैंने कहा कि विश्व इतिहास को समझना है तो आपको विचारों को समझना होगा। बिना विचारों को समझे हुए आप विश्व इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई उसको आप नहीं समझ सकते। इसी तरह हम देखते हैं कि एक जर्मन फिलोसोफर है, एक जर्मन फिलोसोफर है जिसका नाम है हीगल, जिसका नाम है हीगल। उसका नाम क्या हीगल है? हीगल क्या कहता है? हीगल लिखता है कि there is no importance of region before the nation, before the nation, before the nation। हीगल लिखता है कि राष्ट्र के समक्ष, राष्ट्र के सामने, रीजन मीन्स तर्क, तर्क का कोई स्थान नहीं है। राज्य के सामने तर्क का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र क्या है? सर्वोपरि है। नेशन इज सुप्रीम, it is supreme, it is supreme। it means everything is the nation and nothing is outside the nation। राष्ट्र क्या है? सर्वोपरि है। राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं है, प्रत्येक चीज राष्ट्र के अंदर है। इसका साफ साफ अर्थ है
You cannot oppose Modi. You cannot oppose Modi government. Because Modi government is heading Indian nation. And your region has no meaning before the nation. Means you cannot go against nation. It means you cannot go against Narendra Modi. इसका अर्थ हुआ कि आप राष्ट्र के संदर्भ में कोई तर्क नहीं करेंगे, राष्ट्र का विरोध नहीं करेंगे, यानी आप मोदी का विरोध नहीं करेंगे। तब फिर क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि जब जर्मनी में ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सुप्रीम है, जिसका रिजल्ट हुआ कि 19वीं सेंचुरी में जर्मनी में बिस्मार्क पैदा हुआ। 19वीं सेंचुरी में जर्मनी में बिस्मार्क पैदा हुआ। बिस्मार्क पैदा हुआ जो संविधान की बात नहीं करता था, जो लोकतंत्र की बात नहीं करता था, जो प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करता था, जो लिबर्टी की बात नहीं करता था, जो इक्वालिटी की बात नहीं करता था, जो डेमोक्रेसी की बात नहीं करता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करता था, वो बात करता था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। वो बात करता था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं रक्त एवं लौह की नीति। यही व्यक्ति है who was instrumental to ensure the unification of Germany by defeating Denmark, Austria, and eventually France. His only mission was to make Prussia a strong nation. To make Prussia a strong nation by any means. By any means. It means for Bismarck and was nothing. For Bismarck, means was nothing. His main goal was to get the end by any means. सोचिए, जिस राष्ट्र में ऐसे दार्शनिक होंगे, ऐसे थिंकर होंगे जो कहेंगे कि राष्ट्र के सामने तर्क का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उस देश में विरोध करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। और जिस देश में विरोधी नहीं होंगे, उस देश में लोकतंत्र की परंपरा स्थापित नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही होता है कि हम उसमें आपस में डिबेट करते हैं, आपस में हम उसका अपोजिशन भी करते हैं और हम उसे स्वीकार भी करते हैं। जिस देश में विरोध की परंपरा नहीं होगी, वहां का सिस्टम निरंकुश हो जाएगा, डिस्पोटिक हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, आप देख सकते हैं कि वंस अगेन द हीगल फिलोसॉफी eventually promoted for the background of Bismarck, who unified the whole Germany not by non-violence and satyagraha as Gandhi did in India, but by the policy of blood and iron. And so, my dear, once again I would like to appeal you to focus on the ideas, on the perception, on the philosophy, because once you capture the philosophy, the basic ideas, it becomes easy for you to understand the whole events of the world history in totality. So always make effort
to be sound at the level of ideology. Because once your ideology is clear, then you can write any question, you can analyze any question, you can draw a better conclusion also. And that's why before going ahead, I should tell you, try to understand the basic ideas behind the every events. ठीक है. Now, let us see how to begin world history. अब हम देखेंगे कि हम विश्व इतिहास का अध्ययन कैसे करेंगे. हम विश्व इतिहास का अध्ययन कैसे करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं. उस डायग्राम में हम जिन घटनाओं को रखते हैं उनमें आपस में एक तालमेल है, एक रिलेशन है, क्योंकि हर घटना अपने बाद के घटना को पैदा करती है. जैसे आप देखोगे, the main events shaping the rise and the development of वर्ल्ड हिस्ट्री. इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है, टाइटल है द मेन इवेंट्स शेपिंग द राइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. यानी विश्व इतिहास में, यानी कि जो आधुनिक विश्व इतिहास है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आधुनिक विश्व इतिहास है, उसके उद्भव में तथा उसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से हैं. इसमें सबसे पहले हम देखते कि जो पहला घटना है वह इंटेलेक्चुअल है. वह क्या है? इंटेलेक्चुअल है. अंग्रेजी में इसे हम हिंदी में बौद्धिक कहते हैं. जो पहला इवेंट है दैट वाज इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक है. और बौद्धिक में पहला हो गया रेनेसा, पुनर्जागरण, और दूसरा हो गया एनलाइटमेंट, प्रबोधन. प्रबोधन यानी 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी रेनेसा, एंड 17th एंड 18th सेंचुरी एनलाइटमेंट. यानी कि आधुनिक विश्व के निर्माण करने में जो घटनाओं का विकास होता है, उन घटनाओं में सबसे पहला घटना है इंटेलेक्चुअल. इस इंटेलेक्चुअल को हम दो भागों में बांट दिए हैं. पहला रेनेसा हो गया, पुनर्जागरण, 14 to 16 सेंचुरी, और दूसरा है एनलाइटमेंट, का मतलब हुआ प्रबोधन, 17 और 18 सेंचुरी. यह पहला घटना हो गया. अब हम देखेंगे कि जो रेनेसा है, इसके माध्यम से हमें क्या मिला. यानी रेनेसा ने आधुनिक विश्व के निर्माण करने में कैसे भूमिका निभाया. हाउ डिड रेनेसा प्ले ए मोमेंटस रोल इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. आइए हम यहां देखते हैं रेनेसा. चूंकि यहां पर स्थान कम, मेरे पास प्लेस कम है, स्पेस कम है. रेनेसा ने सबसे पहला काम किया कि emancipated
the human being from the medieval decadent traditions. रेनेसां ने सबसे पहला काम किया, इट इमेंसिपेटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द मेडिवल डिकेंडेंट ट्रेडिशंस। इसने मध्यकालीन जड़ परंपराओं से, इसने मध्यकालीन जड़ परंपराओं से मानव को मुक्त किया, मानव को मुक्त किया। मीन्स इसका मतलब हुआ कि रेनेसां के द्वारा सबसे पहले फोकस ऑन दी ह्यूमन रीजन, ह्यूमन रीजन। इसने मानव के हाथ में बुद्धि की, तर्क का एक छड़ी प्रदान कर दिया, बुद्धि अथवा तर्क का एक छड़ी प्रदान कर दिया। और उस बुद्धि के छड़ी के माध्यम से मानव ने समाज का, धर्म का, राजनीति का, अर्थव्यवस्था का, हर क्षेत्रों में एक नवीन जीवन पद्धति का निर्माण करना शुरू किया। ठीक है, इसके द्वारा देखोगे, रेनेसां के द्वारा पहला तो हुआ ह्यूमन रीजन पर फोकस। दूसरा, जब ह्यूमन रीजन पर फोकस हुआ, जब मानव के तर्क पर, उसके विवेक पर, उसके विजडम पर बल दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस। विज्ञान को विकसित होने के लिए, विज्ञान की प्रगति के लिए एक फर्टाइल बैकग्राउंड प्राप्त हुआ, एक उर्वर जमीन प्राप्त हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि कई इन्वेंशन हुए, कई जो है आविष्कार हुए। केपलर आया, कोपरनिकस आया, गैलीलियो आया, न्यूटन आया, और इन सभी ने अपने खोजों के माध्यम से जो मध्यकालीन हमारा सोच था कि धरती ऐसे है, सूर्य ऐसे है, उन सबको खंडित करते हुए हमारे दिमाग को साइंटिफिक बना दिया, वैज्ञानिक बना दिया। और हम एक दूसरे ढंग से हम समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, इस पूरे विश्व के बारे में सोचना शुरू किए। ठीक है, इसके बाद देखोगे कि जब विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, जब विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज को भी जो है सहायता प्राप्त हुआ, बिकॉज दे इन्वेंटेड मेनी इंस्ट्रूमेंट एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर लॉन्ग ज्योग्राफिकल जर्नी। और इसका परिणाम हुआ कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका खोज कर दिया, कोलंबस अमेरिका खोज कर दिया। और 1498 में वास्को डी गामा ने एक नए रूट के माध्यम से इंडिया पहुंच गए। तो यह सब रेनेसां का ही परिणाम था कि रेनेसां ने हमें वैज्ञानिक बनाया, हमारे मस्तिष्क को हेल्दी बनाया, हमें फ्री किया सोचने के लिए,
हमारे अंदर की जो संभावनाएं हैं उसको उजागर किया। उसने मानव को मानव बताया। उसने कहा कि मैन इज नॉट द मीन्स। रेनेसा ने कहा कि मैन इज द एंड नॉट द मीन्स। संक्षेप में हम कहें तो एक बहुत बड़ा विद्वान ने कहा है कि रेनेसा ने हमें क्या दिया। उसने कहा कि रेनेसा के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, उसने कहा कि रेनेसा डिस्कवरी ऑफ मैन एंड द वर्ल्ड, यह रेनेसा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक बड़ा इतिहासकार ने कहा द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनेसा वॉज डिस्कवरी ऑफ मैन, मानव का खोज करना और विश्व का खोज करना। यह मानव का खोज से मेरा अर्थ है कि मैन वॉज द एंड, मैन वॉज नॉट द मीन्स। मैन वॉज द क्रिएटर, नॉट द क्रिएशन। एंड सो मैन शुड बी गिवन, man should be given a place of dignity in society. The man cannot be subjected to fulfill such a desire which is against the human being. इसलिए मानव को कभी अधीनस्थ नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा क्या है? विश्व का खोज। कैसा विश्व? जिसको टॉलमी कहा करता था। टॉलमी ज्योग्राफर था। वो कहता था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। यह मध्यकाल की फिलॉसफी थी। जब कोपरनिकस आता है तो कहता है नो, इट्स नॉट द अर्थ, इट इज द सन विच इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स। कोपरनिकस ने टॉलमी को खंडित किया, रिफ्यूटेड, और उसके माध्यम से उसने दिया सन सेंट्रिक आइडियोलॉजी, सूर्य केंद्रित विचारधारा। तो सबसे पहला घटना हो गया रेनेसा, इंटेलेक्चुअल में सबसे पहला घटना। इसके बाद देखोगे कि इंटेलेक्चुअल में जो दूसरा घटना है वह है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट जिसको हम प्रबोधन कहते हैं, यानी कि पुनर्जागरण के बाद एक छोटा सा गैप होता है। ये रेनेसा है, इसका समय क्या है? 14 to 16 सेंचुरी। और इसके बाद यहां पर एक गैप है, क्योंकि यहां पर क्या है? रिफॉर्मेशन है। यहां पर रिफॉर्मेशन है, इसका समय क्या है? 16 सेंचुरी है। पहले पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन आया। क्यों? क्योंकि जब मानव तर्क के माध्यम से चलना शुरू किया, once the human being started deciding everything in the light of reason, then human being also questioned the Roman Catholic Church that had become a center of orthodoxy. And once they questioned Roman Catholic Church, thereby Reformation came to emerge in Germany by Martin Luther and then by John Calvin. रेनेसा के बाद आप देखोगे कि जब मानव ने तर्क करना शुरू किया और कहा
कि रोमन कैथोलिक चर्च में बुराइयां आ गई है, उसमें जड़ता आ गई है, उसके अंदर जो ह्यूमन फेस होना चाहिए वो लुप्त हो चुका है। और उसका परिणाम हुआ कि मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन के माध्यम से 16वीं सेंचुरी में जर्मनी में रिफॉर्मेशन हुआ और उसके माध्यम से रोमन कैथोलिक चर्च टूट गया और उसके अंदर से एक नया संप्रदाय आया, एक नया सेक्ट आया, एंड दैट वाज प्रोटेस्टेंट, एंड दैट वाज प्रोटेस्टेंट चर्च। It was a modification. It was a human modification, a healthy modification of Roman Catholic Church. यह रोमन कैथोलिक चर्च का संस्कार था। It was not outside the Christianity, but Protestant made effort to provide a human face to Christianity that was disappearing. अब हम आते हैं, इसके बाद जो अगला घटना है वह है इनलाइटमेंट। देखिए आपस में कैसे जुड़ाव है। रेनेसा ने पैदा किया रिफॉर्मेशन को, रेनेसा ने पैदा किया रिफॉर्मेशन को, और इसके बाद रेनेसा रिफॉर्मेशन दोनों मिल करके पैदा किया किसको? एनलाइटमेंट को। यानी पुनर्जागरण ने पैदा किया धर्म सुधार आंदोलन को, और दोनों ने मिल करके पैदा किया प्रबोधन को। आप समय देख सकते हैं, 14 to 16 सेंचुरी रेनेसा, इसके बाद 16 सेंचुरी रिफॉर्मेशन, और यह है 17 और 18 सेंचुरी। तो आइए देखते हैं प्रबोधन के बारे में। प्रबोधन में आप देखेंगे कि देखेंगे आप एनलाइटमेंट है, इसके द्वारा जो सबसे पहला काम हुआ, प्रबोधन ने जो सबसे पहले फोकस किया वह किया लिबर्टी। दूसरा किया इक्वालिटी, तीसरा किया आइडियलिज्म, और चौथा किया फ्रैटर्निटी मीन्स एनलाइटमेंट फोकस on 4 basic elements. One was liberty. It means man should be given liberty. मानव को लिबर्टी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मानव जो है वह स्वतंत्र पैदा हुआ है, और इसलिए he should have liberty to design his own fate, to determine his own destiny. मानव को उतना लिबर्टी मिलना चाहिए ताकि वह अपने बारे में सोच सके। अब यह है लिबर्टी कितने तरह का मिलना चाहिए। लिबर्टी में सबसे पहला पॉलिटिकल लिबर्टी मिलना चाहिए। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी मिलना चाहिए। और तीसरा है कि कल्चरल लिबर्टी मिलना चाहिए। कल्चरल लिबर्टी मिलना चाहिए। मैन शुड बी गिवन 3 टाइप ऑफ लिबर्टी। 1 इज पॉलिटिकल, 2nd इज इकोनॉमिक, एंड 3rd इज कल्चरल। अब देखिए, जब मानव को हम लिबर्टी देने की बात करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में मानव क्या करेगा? राजनीति के क्षेत्र में मानव कहेगा कि सरकार ऐसी बननी चाहिए
जिसको हम बना सकें और जिसको हम हटा सकें। मीन्स गवर्नमेंट शुड बी elected by people and that government should also be removed by people। इसका मतलब है कि राजनीति के क्षेत्र में मानव क्या करेगा? लोकतंत्र को स्थापित करेगा, लोकतंत्र को स्थापित करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में ही मानव के पास यह लिबर्टी होती है टू फ्रेम द गवर्नमेंट और टू रिमूव द गवर्नमेंट। सरकार को बनाना, सरकार को हटाना। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब हुआ कि जब मानव को प्रबोधन ने लिबर्टी देने की बात किया तो मानव ने राजनीति के क्षेत्र में स्थापित किया डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्थापित किया या स्थापित करने का प्रयास किया। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं। जब प्रबोधन ने इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में लिबर्टी देने की बात किया तो मानव ने क्या किया? मानव ने क्रिएट किया कैपिटलिज्म, मानव ने क्रिएट किया कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को क्रिएट किया। क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है कि सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। और जब प्रबोधन ने मानव को कल्चरल क्षेत्र में लिबर्टी देने की बात किया तो मानव ने डिमांड किया राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। यानी कि जब सांस्कृतिक क्षेत्र में मानव को प्रबोधन ने लिबर्टी देने की बात किया तो मानव ने कहा वी वांट द राइट टू स्पीक फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड अप्रीहेंशन। हमें निष्पक्ष, हमें स्वतंत्र रूप से बोलने का आजादी मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इट मीन्स यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग दैट it was enlightenment which provided liberty to human being, and that liberty got manifestation by the way of democracy in politics, capitalism in economy, and right to speak freely in culture। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है कि एनलाइटमेंट के माध्यम से दूसरा इक्वालिटी की बात किया गया। इक्वालिटी, इक्वालिटी यहां पर हम देखेंगे कि इक्वालिटी के संदर्भ में जो सबसे पहला मानव ने मांग किया वो किया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता होना चाहिए। मानव ने कहा कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मीन्स लैक ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बिफोर द लॉ। कानून के सामने किसी भी तरीका से दो लोगों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मानव ने कहा कि हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी भी मिलना चाहिए। मानव ने कहा कि हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी भी प्राप्त होना चाहिए।
we also want economic equality. And that is why two philosophies came to emerge. Two philosophies came to emerge. One was socialism and second was communism. And second was communism. Two philosophies came to emerge to ensure economic equality in society by opposing capitalism. It was also a contribution of enlightenment. ध्यान देना, जब मानव ने आर्थिक समानता की बात किया तो आर्थिक समानता को लाने के लिए, उसे यथार्थ बनाने के लिए दो दर्शन आ गए, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म। और उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम हुआ इन नवंबर 1917 Russia witnessed a devastating revolution led by Lenin to bring about socialism and communism in Russia. आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि एनलाइटमेंट ने लिबर्टी की बात किया, इक्वालिटी की बात किया, और प्लस इसका तीसरा एलिमेंट था आइडियलिज्म। इसका मतलब है कि एनलाइटमेंट ने कहा कि मैन इज ए मोरल बीइंग। मैन इज ए मोरल बीइंग। मानव एक नैतिक प्राणी है। इस धरती पर मानव एक नैतिक प्राणी है। एंड ओनली द ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल टू मेक डिस्टिंक्शन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज मैन इज ए मोरल बीइंग। इसने कहा कि पूरे धरती पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर से आवाज आता है क्या गलत है क्या सही है। एंड दिस थॉट प्रमोटेड द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। यह विचारधारा ने समाज में आदर्शवाद को आगे बढ़ाया। एंड दिस आइडियलिज्म वाज गिवन ए साउंड एक्सप्रेशन बाय इमैनुअल कांट ऑफ जर्मनी। और आदर्शवाद के विचार को आप देखोगे कि कांट के माध्यम से एक दार्शनिक आधार प्राप्त हुआ। कांट जर्मनी का था। इसके माध्यम से एक उर्वर जमीन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आइए चौथा है फ्रैटर्निटी। चौथा है फ्रैटर्निटी। इसमें आप देखेंगे कि प्रबोधन ने केवल लिबर्टी का, केवल इक्वालिटी का, केवल आइडियलिज्म का ही बात नहीं किया, बल्कि एनलाइटमेंट ने यह भी कहा कि समाज के सभी लोग भाई भाई हैं। वी ऑल आर ब्रदर्स। हम सब भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। इट मीन्स दिस फिलॉसफी ऑफ फ्रैटर्निटी promoted, number one, the end of feudalism. The end of feudalism. Number two, the evolution of nationalism. जो फ्रैटर्निटी है उसने कहा कि सब हम भाई हैं, हम बंधु हैं, मित्र हैं, और इसलिए एक समाज में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे कमजोर व्यक्ति को शोषण नहीं करना चाहिए। हम जो है सशक्त हैं तो हमें निःशक्त का शोषण नहीं करना चाहिए। और जिसका परिणाम हुआ कि यूरोप में जो सामंतवादी विचारधारा था, जो फ्यूडलिज्म था,
दैट वॉज बेस्ड ऑन सब्जेक्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन, जो कि किसी को अधीनस्थ बनाने पर और उसका शोषण करने पर आधारित था, वह समाप्त हो गया और उसके स्थान पर आया राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म आया। और जब नेशनलिज्म आया तो आप देखोगे कि उसके आधार पर यूरोप में दो नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। वन वॉज इटली एंड सेकेंड वॉज जर्मनी, नेशनलिज्म के विचारधारा में देखोगे आप, became instrumental to emancipate two people, Italy and German, from the clutches of subjection, imperialism, feudalism. And two new nations came to emerge on the map of Europe. One was Italy and the other was Germany. इसके माध्यम से दो राष्ट्र आ गए। और एक बात और बताएं आपको कि राष्ट्रवाद के विचारधारा को सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से। द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रांगली मैनिफेस्टेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, एंड दिस नेशनलिज्म बिकेम इंस्ट्रूमेंटल टू क्रिएट टू नेशन इन यूरोप, वन वॉज इटली एंड द अदर वॉज जर्मनी। सो वी कैन से इन ब्रीफ, it was enlightenment which brought about the massive change in the whole topography of Europe, and later on it also left profound impact on the whole world. India was not also aloof from the reach of enlightenment. Raja Mohan Rai, Vivekanand, they are also supposed to be profoundly influenced with the ideology of enlightenment. अब हम देखते हैं, मैंने कहा था आप लोगों से कि विश्व इतिहास में जो पहला इवेंट है वह मैंने कहा था इंटेलेक्चुअल। इसको हम लोग समझ लिए, यह समाप्त हो गया। तब कैसे होगा? आप देखते हैं दूसरा इवेंट लेते हैं। जो दूसरा इवेंट है वो है पॉलिटिकल इवेंट। इसमें हम देखते हैं, एक हुआ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा हुआ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तीसरा हुआ रशियन, और चौथा हुआ चाइनीज रेवोल्यूशन। यानी कि विश्व इतिहास में 1 2 3 4 5 चार घटनाएं भी घटित हुई। एंड ऑल द 4 इवेंट्स दे also jointly contributed in the creation of modern world. Once again, I should tell you, all the 4 events were basically reflection of the ideology of enlightenment. Because by the 4 revolution, by the 4 events, the message, the essence of enlightenment got manifestation in different nations of Europe. ठीक है, यानी कि चारों घटनाओं में हम देखते हैं कि प्रबोधन का विचारधारा ही नजर आता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रबोधन ने जो विचार दिया, उस विचार को इन चारों क्रांतियों ने क्या दिया? जमीनी आधार दिया। अब इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। अभी मेरा उद्देश्य है केवल एक हाईलाइट करना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपस में संबंध बनाना। 2 घटनाएं हो गई। तीसरा घटना देखते हैं, पहला इंटेलेक्चुअल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा हम देखते हैं इकोनॉमिक। तीसरा है इकोनॉमिक में हम देखेंगे कि इंग्लैंड में क्या हुआ
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंग्लैंड में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ध्यान देना। और इस औद्योगिक क्रांति ने पहले इंग्लैंड का, फिर किसका, फिर पूरे यूरोप का, और फिर किसका, पूरे विश्व का इसने मैप बदल दिया, नक्शा बदल दिया। एक इतिहासकार है, वो कहता है कि मानव सभ्यता में आग मतलब फायर और मेटल्स का मतलब धातु, कॉपर। वो कहता है कि मानव के सभ्यता में आग और धातु के बाद, आग और धातु के आविष्कार के बाद किसी घटना ने मानव समाज को गहराई से प्रभावित किया, तो दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके विचारों में दम है, वो सही बोलता है। और इसके बाद क्या होता है, दो घटनाएं घट गई। इसके बाद हम देखेंगे चौथा, जो चौथा घटना है वह क्या है, वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर्स है जो दो बार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1914 टू 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1939 टू 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए, अब यहां देखिए वर्ल्ड वॉर, इसका संबंध कैसे है। इसका संबंध ऐसे आप देख सकते हैं कि इनलाइटमेंट के माध्यम से पैदा हुआ राष्ट्रवाद, पैदा हुआ क्या, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पैदा हुआ। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माध्यम से पैदा हुआ कैपिटलिज्म, इसके माध्यम से पैदा हुआ पूंजीवाद। ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद और पूंजीवाद आपस में मिल गया। राष्ट्रवाद और पूंजीवाद, दे कंबाइंड देमसेल्फ एंड देयर बाई, दोनों ने मिलकर के जन्म दिया किसको, इंपीरियलिज्म को जन्म दिया। इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद ने और पूंजीवाद ने आपस में मिलकर के साम्राज्यवाद को जन्म दिया। कैसे, जो राष्ट्रवाद है दैट बिकेम रेडिकल नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद ही नहीं, नेशनलिज्म बिकेम रेडिकल नेशनलिज्म। उग्र राष्ट्रवाद बन गया कि हम सबसे सुप्रीम हैं, जर्मनी सबसे सुप्रीम है। और पूंजीवाद दोनों मिल गए, और मिलने के बाद बन गया साम्राज्यवाद। और जब साम्राज्यवाद बन गया तो फिर दो बार वर्ल्ड वॉर हो गया। इन ब्रीफ वी कैन से दैट you can easily find out some kind of synchronization among the all events of the world. So my message is, don't try to study any event in an isolated way, because in isolation you cannot develop a better historical insight about the world history. So in order to understand world history, I should tell you that you have to learn about the ideas, because once you go through the ideas, once you absorb the ideas, then you can find the mystery how to create correlation, synchronization among the events, and this is the key of success. और यही सफलता का कुंजी है। Okay, it is the end of my this interactive lecture, interactive session with you. Thanks you. God bless you. Jai Hind.